गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग एनिलिडा में अर्थवर्म की फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, लाइक इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ऐसा पढ़ाएंगे भी आपको कि चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो तीन चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो मेनली ये चार सिस्टम ही है। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसके स्किन से भी होता है, हमने बताया था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है अर्थवर्म में। ठीक है, मतलब मॉइस्ट बॉडी सरफेस से होता है इसके, उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। बाकी हम थोड़ा सा इसका जो है कह सकते हो कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मतलब कितने तरीके के नेफ्रिडिया होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका जो है ना, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस आपसे पूछा जाता है कि ये ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म में हम एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप। जैसे सपोज करिए कि अर्थवर्म को हम इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये माउथ है, माउथ। और फिर उसके बाद माउथ ओपन कहाँ होता है, बकल कैविटी में। और बकल कैविटी फिर ओपन कहाँ होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। किसमें ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होता है। फिर ध्यान से देखिएगा, एकदम स्ट्रेट सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और किस किस सेगमेंट में या सोमाइट में प्रेजेंट होता है ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद फेरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस आगे चल के, ध्यान दीजिएगा, ईसोफेगस आगे चल के फिर ओपन होता है किसमें, एक थोड़ा सा सोलेन स्ट्रक्चर जिसको हम गीजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गीजर्ट कहते हैं। और गीजर्ट के बाद आता है स्टमक, आता है इसका। तो स्टमक ये हो गया जो कि 9 से 14 सेगमेंट तक होता है। गीजर्ट 8वें सेगमेंट में होता है। फेरिंग्स जो है ना वो 5वें से आप कह सकते हो 7वें सेगमेंट तक होता है। तो अभी हम इसको सारी चीजें आपको अच्छे से समझाते हैं। 9 से 14 सेगमेंट तक इसका स्टमक होता है। और स्टमक के बाद स्टार्ट हो जाता है इसका इंटेस्टाइन, इसका इंटेस्टाइनल रीजन स्टार्ट हो जाता है। और इंटेस्टाइन में भी इसका 3 रीजन होता है, प्री टिफ्लोसोलर, फिर टिफ्लोसोलर रीजन, और फिर पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये प्री टिफ्लोसोलर रीजन है, ओके। फिर यहाँ से इंटेस्टाइनल सी का निकला हुआ है, इंटेस्टाइनल सी का निकला हुआ है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करता है। और ये रहा इंटेस्टाइनल सी का जो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करता है। तो ये हो गया इसका डाइजेस्टिव जूस सॉरी इंटेस्टाइनल सी का। ओके, ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, इसको ध्यान समझिए। बस आपको ये समझना है कि मान लीजिए हमने तो स्ट्रक्चर स्ट्रेट बनाया है और ये आप ऐसे इस तरीके से सेगमेंट, इस तरीके से आप अर्थवर्म हम बस ऊपर बना दे रहे हैं। ऊपर ये बॉडी सेगमेंट्स है, ये अर्थवर्म है, और इसकी एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बनाया हुआ है। ठीक, नीचे हम नहीं बना रहे हैं, नीचे भी अगर आप मान लीजिए इस तरीके से बना दीजिए। बस अब देखिए, आप ध्यान से समझिए क्यों हमने स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि स्ट्रक्चर की हेल्प से ना बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो ये क्या है, दिस इज द माउथ। तो पहला हमने बना दिया, सबसे पहले क्या है, माउथ है, जो कि बकल कैविटी, और ये कोई सेगमेंट में नहीं होता। ये जो बकल कैविटी होती है पेरिस्टोमियम कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं, बकल कैविटी के एंटीरियर पार्ट पे होता है। ये ऑलरेडी हमने आपको बताया। फिर ये दूसरा सेगमेंट जो है, ये जो पहला सेगमेंट है, आप कहोगे ये क्या है, माउथ लीड्स इनटू बकल कैविटी। और जो बकल कैविटी होती है वो फर्स्ट सेगमेंट से 2.5 सेगमेंट तक होता है, फर्स्ट से लेके 2.5 तक होता है। और उसके बाद बकल कैविटी ओपन होता है फेरिंग्स में, किसमें, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स 2.5 से लेके 4थे सेगमेंट तक होता है। फिर ये है इसोफेगस, और ये 5वें सेगमेंट से लेके
7वें सेगमेंट तक होता है। ये है गीजर्ड, जहां पे फूड की ग्रिंडिंग होती है, और ये 8वें सेगमेंट में होता है। किसमें? 8th सेगमेंट। गीजर्ड के बाद इसका स्टमक, स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती हैं जो कि सॉइल, क्योंकि अर्थवर्म भाई क्या है? मिट्टी खाता है। मिट्टी में ह्यूमस में ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेशन करता है ये, तो उसी ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने ये जो आप कह सकते हो फूड सप्लीमेंट की को फुलफिल करता है, ठीक है ना। और उसी में जो स्टमक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं लाइक कैल्सीफेरस ग्लैंड, वो ग्लैंड जो है सॉइल में प्रेजेंट एल्कलाइन कंडीशन को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो ये हो गया इसका स्टमक, और स्टमक प्रेजेंट होता है 9th सेगमेंट से 14th सेगमेंट तक। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर जो इंटेस्टाइन है, तो अगर हम बात करें, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, इसका जो इंटेस्टाइन है ये 15th ऑनवर्ड इसका इंटेस्टाइन है। मतलब 15वें सेगमेंट के आगे जो कुछ भी है उसका इंटेस्टाइन है। अब आपको हम बता दें कि इंटेस्टाइन में यहाँ पे कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ध्यान से समझना जो हम बताने वाले हैं अभी, बिल्कुल अटेंटिव होके सारी चीजें समझना। यहाँ पे ऐसे कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, बस हम थोड़ा सा बता रहे हैं, थोड़ा सा ही बता रहे हैं। यहां पे एक स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, जिसमें ये पूरा ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, बस हम एक जगह दिखा रहे हैं। और उसके बाद एक पार्ट ये, ठीक। तो इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, उसको हमने ओपन करके दिखाया हुआ है, ये कहलाता है टिफ्लोसोल। वेरी वेरी IMP। टिफ्लोसोल क्या होते हैं? इंटेस्टाइन के, ऐसे इंटेस्टाइन का सेक्शन कट करोगे आप तो उसमें ऐसे कुछ फोल्ड होंगे। क्या होंगे? ऐसे फोल्ड होंगे। और ऑब्वियसली भाई इंटेस्टाइन में ऐसा फोल्ड प्रेजेंट है तो वो सरफेस मतलब एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यू कैन से दिस इज एनालॉगस स्ट्रक्चर फॉर, दिस इज एनालॉगस टू द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ हायर एनिमल्स, ठीक है। किसके एनालॉगस होता है? विलाई के एनालॉगस होता है। तो टिफ्लोसोल का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है? टिफ्लोसोल का फंक्शन है इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इतनी चीजें दिख रही है भाई। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम प्लीज जो है ना बोर्ड से हट जाया करिए, सामने से हट जाया करिए, आपकी बॉडी से पूरा बोर्ड ढक जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ये हैबिट सुधारने की, ठीक है। डन है? डन है ना यहाँ तक? तो इंटेस्टाइन 15th ऑनवर्ड है। अब ये वाले रीजन में टिफ्लोसोल प्रेजेंट है, तो इस वाले रीजन को ध्यान से समझिएगा। इस वाले रीजन को हम टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं। टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं। टिफ्लोसोल वाले से पहले प्री टिफ्लोसोलर रीजन, और इसके बाद पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 15th ऑनवर्ड हमने बताया इंटेस्टाइन है। कितना है? 15th ऑनवर्ड। तो जो प्री टिफ्लोसोलर रीजन होता है, प्लीज बी अटेंटिव, जो प्री टिफ्लोसोलर रीजन होता है ये 15th से लेके
26 तक होता है, 15वें से लेके 26 तक होता है, 15वें से लेके 26 तक होता है। और यहां पे आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल सी का, इसको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल सीका कहते हैं। और ये अराइज कहां से होता है, तो ये अराइज होता है फ्रॉम 26, भाई ये 26वां सेगमेंट है, यहां तक प्री टिफ्लोसोल है, तो फ्रॉम 26 से लेके 22 सेगमेंट तक आगे आया रहता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये पीछे से आगे आ रहा है, तो 26वें से 22 तक फैला होता है, और यही डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन करता है। ठीक, टिफ्लोसोलर रीजन में ये फोल्डिंग होती है इंटेस्टाइन की लेयर जो है वो फोल्डेड होती है, और ये सरफेस एरिया के मतलब एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो आप कह सकते हो ये जो टिफ्लोसोलर रीजन है ये लगभग किसी किसी बुक में वेरी है 27 से 95 तक, 27 से 95 तक होता है। और उसके बाद जो पीछे के 20, 22, 23 सेगमेंट्स हैं, पीछे के सपोज करिए कि 120 है, 120 से 115 है, तो पीछे के जो 20, 22 सेगमेंट हैं वो होता है पोस्ट टिफ्लोसोलर, मतलब टिफ्लोसोल के बाद। तो ये हो गया, आप कह सकते हो 95 से लेके 120 या ऑनवर्ड कह दो आप, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एकदम 120 हो, मतलब लगभग फिक्स ही है बॉडी सेगमेंट 100, मतलब 100 से लेके 120 तक हो सकता है। तो 95th ऑनवर्ड यहाँ पे हो गया आपका पोस्ट टिफ्लोसोलर। टिफ्लोसोल का काम सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। इंटेस्टाइनल सीका सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब स्टमक की बात देख लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एकदम कॉन्साइज तरीके से एक ही जगह पढ़ लो। स्टमक में होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड, क्या होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड, जो कि क्या काम करता है, न्यूट्रलाइजेस, दिख रहा है ना आप लोगों को, ध्यान से समझिए भाई, न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि मिट्टी खाता है ये। गीजर्ड में क्या होता है, ग्रिंडिंग ऑफ फूड, आपको पता है भाई, ग्रिंडिंग, फूड को कुतरना, ठीक है, ग्रिंडिंग ऑफ फूड। ईसोफेगस पास करता है फूड को आगे। फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंजियल ग्लैंड्स होती हैं, फेरिंजियल ग्लैंड्स जो कि कंटेन्स क्रोमोफिल सेल्स, दैट कंटेन्स क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स, या एक मिनट, क्रोमोफिल सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम आसान है, हमने बताया आपको, यहाँ पे माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, फिर फेरिंग्स से इसोफेगस है, इसोफेगस से गीजर्ड है, गीजर्ड से स्टमक है, और स्टमक के बाद फिर क्या है, इंटेस्टाइन है। और सारे सेगमेंट्स के नाम आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन कौन पार्ट किस किस सेगमेंट में है, ठीक है। माउथ इज द, यू कैन से, माउथ देखिए एम हट गया है तो आप समझ जाइएगा। ये बकल कैविटी पहला सेगमेंट, हमने कहा था पहला सेगमेंट जिसको हम पेरिस्टोमियम कहते हैं,
पहला सेगमेंट जिसको हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। अच्छा, एक चीज हमसे थोड़ा सा कल गलत हो गया था शायद, हमने कहा था माउथ को प्रोस्टोमियम, क्योंकि किसी बुक में दिया हुआ है तभी हमने ऐसा लिखा था। यहां से प्रोस्टोमियम एक्चुअली एक ऐसे फोल्ड हुड लाइक स्ट्रक्चर को प्रोस्टोमियम कहते हैं। एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, ठीक, क्योंकि कोतपाल में यही दिया है। एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है एकदम एंटीरियरली, जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। और बकल कैविटी के एंटीरियर पोर्शन पे माउथ प्रेजेंट है। बकल कैविटी 1 से 2.5 सेगमेंट तक है, फेरिंग्स 2.5 से 4 सेगमेंट तक है, ईसोफेगस 5 से 7वें सेगमेंट तक है, गीजर्ड 8वें सेगमेंट में है, किसमें है, 8th सेगमेंट में है, और उसके बाद स्टमक 9 से 14 सेगमेंट में है, और इंटेस्टाइन 15th ऑनवर्ड है, जिसमें इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर और पोस्ट टिफ्लोसोलर। प्री टिफ्लोसोलर में टिफ्लोसोल से पहले वाला एरिया 15 to 26 और 26 सेगमेंट से एक तरीके से फिंगर लाइक यू कैन से जो हम कह सकते हैं फिंगर लाइक फोल्ड होते हैं, वो 26 से 22 तक आते हैं। इसको इंटेस्टाइनल सीका कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करते हैं। फिर टिफ्लोसोल इस तरीके के इंटेस्टाइनल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो 27 से 95 तक होते हैं, और उसके बाद पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन 95 अनवर्ड होते हैं, ठीक। तो ये इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी सारी चीजें समझ आ चुकी हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो एक बार इस डायग्राम, हम हट जा रहे हैं, अच्छे से हट जा रहे हैं, एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे चलिए, आगे अब हम इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अब आते हैं हम इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम, दैट इज द। अब पहली बात तो हमें ये बात पता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, हमारी बात को एकदम अटेंटिव होकर समझना है। इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई इसका क्लोज टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है। क्लोज टाइप, हमने कहा था सबसे पहली बार ब्लड वस्कुलर सिस्टम की ओरिजिन हुई और भी क्लोज टाइप। दूसरी चीज, इसका ब्लड रेड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन कहां होता है, डिसॉल्व होता है इन प्लाज्मा। ये बात तो एकदम सुपरफिशियल टाइप का क्वेश्चन है ये। चौथी चीज, इसमें 2 तरीके के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो इनमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल, लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल, और एक होता है ट्रांसवर्स ब्लड वेसल। अभी सब समझ आएगा आपको। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल और एक होता है ट्रांसवर्स ब्लड वेसल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल, बिल्कुल जैसे इसकी बॉडी इस तरीके से है, अगर बॉडी इस तरीके से है तो ये ब्लड वेसल लॉन्गिट्यूडिनली होंगी, ठीक। ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे होंगी ब्लड वेसल्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स में कितने हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो लॉन्गिट्यूडिनल में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल
ये सिंगल होती है। कितनी होती है भाई? सिंगल होती है, बॉडी के डॉर्सल साइड में होती है। वेंट्रल ब्लड वेसल, ये भी सिंगल होती है। लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल, ये पेयर्ड होती है। पहले तो यही सब आपको पता होना चाहिए। सुप्रा आइसोफेजियल ब्लड वेसल, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है और सिंगल होती है, मतलब अनपेयर्ड होती है। और लास्ट में सब न्यूरल ब्लड वेसल, ये भी सिंगल होती है। सब न्यूरल ब्लड वेसल, ये भी सिंगल। तो 5 तरीके के लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल होते हैं। किसमें? अर्थवर्म में। लॉन्गिट्यूडनली, बॉडी के लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं ये, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि जो डॉर्सल ब्लड वेसल है यही इसका ट्रू हार्ट है। यही इसका ट्रू हार्ट है, क्योंकि यही ब्लड पंप करता है सबको। जो डीबीवी है यही इसका ट्रू हार्ट है। आगे बताएंगे इसके बारे में, टेंशन नहीं लीजिए। ट्रांसवर्स ब्लड वेसल में देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। पहला लेटरल हार्ट, लेटरल हार्ट, ये 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर्स। 1 पेयर इन 7th सेगमेंट, 1 पेयर इन 9th सेगमेंट। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछा जाता है। लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट, ये भी 2 पेयर्स होता है। 1 पेयर इन 12th segment and 1 pair in 13th segment। और थर्ड है एंटीरियर लूप्स, ये भी 2 पेयर होता है। 1 पेयर इन 10th segment and 1 pair in 11th segment। तो कुल मिला के आप देखिए 7वें फिर 8वें को छोड़ दीजिए, तो लैटरल हार्ट 7वें में और 9वें में, 8 बस नहीं है। उसके बाद एंटीरियर लूप 10वें और 11वें में, और लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट जो है वो 12वें में और 13वें में। इस तरीके से यहाँ पे 4 पेयर्स हार्ट है, 4 पेयर हार्ट है। ध्यान में रखना है, लैटरल हार्ट 2 पेयर्स है और लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट 2 पेयर्स है, तो 4 पेयर हार्ट है। लेकिन एक्चुअल में इसका जो हार्ट की तरह काम करता है, ब्लड पंपिंग का काम करता है, वो डॉर्सल ब्लड वेसल। ठीक है, ये कौन करता है? डॉर्सल ब्लड वेसल। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ये इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। फिर अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डायग्राम के थ्रू। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए। पहले आपको लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स 5 तरीके की हैं। डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल, सुप्रा आइसोफेजियल ब्लड वेसल, सब न्यूरल ब्लड वेसल। और जो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स हैं, इसमें लैटरल हार्ट्स हैं 2 पेयर 7वें और 9वें में, एंटीरियर लूप्स हैं 2 पेयर 10वें और 11वें में, और लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट्स हैं 2 पेयर 12वें और 13वें में। ठीक, इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो एक बार इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पूरी कोशिश करेंगे डायग्राम एकदम आपको समझ आ जाए। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे।
तो चलिए देखिए जरा ध्यान से, इस तरीके से बनाते हैं। पहले एक छोटा सा, ये मान लीजिए माउथ है, बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, ठीक है, फिर इसोफेगस है, और इसोफेगस के बाद गीजर्ड है, गीजर्ड के बाद स्टमक है, और स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन बना दिया, बस ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज बी अटेंटिव। एक बॉडी के डॉर्सल साइड में, बॉडी के डॉर्सल साइड में ये हमने बना दिया, पूरी बॉडी तक रन करता है ये डॉर्सल ब्लड वेसल, पूरी बॉडी रन करता है ये है डॉर्सल ब्लड वेसल। ये क्या बना दिया हमने, डॉर्सल ब्लड वेसल। तो लिख भी दे रहे हैं यहां पे, दिस इज डॉर्सल ब्लड वेसल। दूसरे कलर से बना रहे हैं, पूरी बॉडी रन करता है, ठीक, पूरी बॉडी रन करता है। यह है वेंट्रल ब्लड वेसल, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, तो यह है वेंट्रल ब्लड वेसल। दो हो गया, क्लियर? एकदम अच्छे से समझिए, कुछ डरने वरने की बात नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा देंगे। इंटेस्टाइन से चिपका हुआ, इंटेस्टाइन से चिपका हुआ और बॉडी में लगभग मान लीजिए कि ये इंटेस्टाइन ये क्या है, मतलब सॉरी एलिमेंट्री कैनाल से चिपका हुआ। इंटेस्टाइन 15वें से शुरू हो रहा है ना भाई, 15th, ये 15th है, तो ये 13 समझ के चलिए, यहाँ पे 13 समझ के चलिए। तो हम ये बता रहे हैं कि पूरा इंटेस्टाइन से चिपका हुआ 13वें सेगमेंट तक, केवल 13वें सेगमेंट तक, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से चिपका हुआ एक ब्लड वेसल है। दोनों तरफ, हम बस एक तरफ दिखा रहे हैं, दोनों तरफ होगा, एक वेंट्रल साइड में भी होगा और एक डॉर्सल साइड में होगा, तो डॉर्सल साइड में भी हम नहीं बता रहे हैं, बस एक तरफ बता रहे हैं। इसको कहते हैं लेट्रो आइसोफेजियल, लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल। लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल हमेशा याद रखना, ये वन पेयर होता है, दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ होता है, एक ही तरफ हमने दिखाया है, क्लियर? और दोनों तरफ का लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल, एक इधर का और एक पीछे का उधर का, मिलके आपस में यहीं पे ज्वाइन हो जाते हैं, 13वें सेगमेंट पे ज्वाइन हो जाते हैं। और जब 13वें सेगमेंट पे ज्वाइन होते हैं तो यहां से फिर ज्वाइनिंग के बाद एक अलग सी ब्लड वेसल बनाते हैं, जो कि 13वें सेगमेंट के बाद होता है और वेंट्रल ब्लड वेसल के नीचे होता है। 13वें सेगमेंट के बाद और वेंट्रल ब्लड वेसल के नीचे, इसको कहते हैं सब न्यूरल ब्लड वेसल, सब न्यूरल ब्लड वेसल। डायग्राम बनाने का बस एक ही मकसद है कि आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इज इट डन? तो दोनों लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल आपस में मिल जाती हैं 13वें सेगमेंट पे, और 13वें सेगमेंट तक होती ही हैं ये, और उसके बाद मिलके कॉमन एक अलग सी ब्लड वेसल बनाती हैं, जो कि वेंट्रल ब्लड वेसल के नीचे होती है, उसको सब न्यूरल ब्लड वेसल कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सब देख रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल में एक हो गया, दो हो गया, दो तरीके का, और ये तीसरे तरीके का, और ये चौथे तरीके का। पांचवें तरीके का देखिए, सब सुप्रा आइसोफेजियल बताया यहाँ पे, सुप्रा आइसोफेजियल जो सबसे छोटी होती है, सिंगल होती है, तो सुप्रा आइसोफेजियल यहां से मतलब एक सबसे छोटी होती है, ये हम कह सकते हैं ये है, दूसरे कलर से बना रहे, सॉरी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपको समझाना चाहते हैं अच्छे से। ये है
सुप्रा आइसोफेजियल। तो यहां भी हमने लिख दिया दिस इज द सुप्रा आइसोफेजियल। ठीक, अब देखिए 5 तरीके का लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल आपको समझ आ गया होगा। अभी क्या क्या काम है वो भी बताएंगे और आसानी से समझ आ जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए अर्थवर्म बनाना है आपको, अर्थवर्म बनाना है तो भाई आप अर्थवर्म इस तरीके से बना दो। ये बॉडी के अंदर इस तरीके से हमने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक? डन, कोई टेंशन नहीं ना? ओके, अब चलिए, अब क्या करना है हमें? ये तो सारी हो गई, क्या ये सारी हो गई आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल। अब हमें ट्रांसवर्स ब्लड वेसल बनाना है। तो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल में सबसे पहले लैटरल हार्ट। तो जो लैटरल हार्ट है वो कहां प्रेजेंट होता है भाई? तो आप कहोगे लैटरल हार्ट एक होता है 7th पेयर में, मतलब सॉरी 7th सेगमेंट में। लैटरल हार्ट एक हो गया 7th सेगमेंट में, 8वें के बाद ये एक 9वां हो गया। एक हो गया 9th सेगमेंट। 1 पेयर 7th सेगमेंट में, 1 पेयर 9th सेगमेंट में, ये लैटरल हार्ट है। अभी बताते हैं सारी चीजें, ठीक है। इतना क्लियर? इतना क्लियर ना, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, इसके बाद एक मिनट, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए सॉरी भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद क्या है, ये तो लेटरल हार्ट हो गया। लेटरल आइसोफेगियल हार्ट जो है, लेटरल आइसोफेजियल हार्ट वो किसमें था? 12वें और 13वें में। तो 1 पेयर आप 12वें में बना दीजिए और 1 पेयर बना दे रहे हैं यहां पे 13वें में, ठीक। ये 2 दिख रहा है आपको, 1 पेयर 12वें में है, 1 पेयर 13वें में है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया? लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट। और उसके बाद बताया था आपको 10वें और 11वें में, 10वें और 11वें में इस तरीके से, प्लीज बी अटेंटिव, ये जो एक छोटा सा ऐसे एंटीरियर लूप होगा, बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये एंटीरियर लूप है, 1 2, तो ये एंटीरियर लूप हो गया, ठीक। तो ये 3 तरीके का ट्रांसवर्स ब्लड वेसल आपको दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो रेड वाले से हमने बनाया है, ये क्या है? लेटरल हार्ट, लेटरल हार्ट। जो हमने ये कलर से बनाया है, ये है लेट्रो आइसोफेगियल हार्ट। कहने का मतलब ये 12वें और 13वें में है। और ये जो मैंने इस कलर से बनाया है, ये है एंटीरियर लूप। अब चलिए, अब इसकी फिजियोलॉजी समझते हैं। ये लेटरल हार्ट एक पेयर 7वें में, एक पेयर 9वें में, एंटीरियर लूप एक 10वें में, एक 11वें में, और फिर ये लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट 12वें और 13वें में है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये सब के सब, ये दोनों, ये दोनों। अब चलिए देखिए, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, एकदम अच्छे समझिए। ये जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है, डॉर्सल ब्लड वेसल, ये ट्रू हार्ट का काम करती है। ट्रू हार्ट का मतलब ये बॉडी से, पूरी बॉडी से लगभग ब्लड कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद ये बॉडी ऑर्गन्स को, या मतलब ब्लड पंप भी करती है। तो ये कलेक्ट कहां से करती है और पंप कहां करती है? तो ध्यान समझिए, ध्यान समझना, एकदम अच्छे समझना। बॉडी को कलेक्ट करने का काम करती है ये फ्रॉम 14th ऑनवर्ड, मतलब 14वें सेगमेंट से, और सब न्यूरल ब्लड वेसल से। चला ध्यान से देखिएगा, यहां से सब न्यूरल ब्लड वेसल है, ये सब न्यूरल ब्लड वेसल। यहां से कुछ निकलेंगे, क्या? कुछ कॉमिस्योर्स, कुछ कॉमिस्योर्स निकलेंगे, और ये इस तरीके से इसको ब्लड देंगे, किसको? डॉर्सल ब्लड वेसल्स को ब्लड देंगे।
सब न्यूरल जो है वो डॉर्सल, तो यहां से ब्लड कहां गया, डॉर्सल ब्लड वेसल। और इंटेस्टाइन से भी कुछ ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो कि डॉर्सल ब्लड वेसल को ब्लड देती है। अब डॉर्सल ब्लड वेसल, कुल मिला के कहने का मतलब है डॉर्सल ब्लड वेसल कहां से ब्लड रिसीव करती है, इंटेस्टाइन से और सब न्यूरल ब्लड वेसल से, और 14th ऑनवर्ड से ब्लड रिसीव करने का काम करती है। और उसके बाद इसमें ब्लड का फ्लो पूछा जाता है, तो इसमें ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। और फिर ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। देखिए थोड़ी डिफिकल्ट तो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन एक बार हम फिर से इसको बताएंगे क्योंकि यही इस चैप्टर की जान है, यहां से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। इसलिए अब पूछा जाता है कि जो डॉर्सल ब्लड वेसल है, सबसे पहले यही ट्रू हार्ट का काम करता है। ट्रू हार्ट यही है, मतलब क्योंकि ये ब्लड कलेक्ट भी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। कलेक्ट कहां से कर रहा है, 14th ऑनवर्ड से कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कहां करता है, 13th एंटीरियर 13 सेगमेंट तक करता है। कैसे, यहां से ब्लड इसमें से निकला, ये क्या है, ये इसका लेटरल आइसोफेजियल है, लेटरल आइसोफेजियल से ये आ गया नीचे, लेट्रो आइसोफेजियल से आया, और ये आ गया वेंट्रल, किसमें आ गया, वेंट्रल। और उसके बाद यहां भी ब्लड आया, यहां से जो इसका क्या है, इसका हम कह सकते हैं ये लेटरल हार्ट है, इससे ब्लड को वेंट्रल ब्लड वेसल को दे देते हैं। तो आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग है और कलेक्टिंग भी है। ये ब्लड वेसल डिस्ट्रीब्यूटिंग भी है और कलेक्टिंग भी है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कहां है, एंटीरियर 13, मतलब 13 सेगमेंट तक ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है, और कलेक्टिंग कहां से है, 14th ऑनवर्ड से ये कलेक्टिंग है। और इसमें ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, इसमें ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, और ये ट्रू हार्ट का काम करता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन तो आया था ना टीजीटी में, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आया हुआ था, डॉर्सल ब्लड वेसल से ही। इज इट डन, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। तो एक चीज तो आपको एकदम साफ साफ समझ आ गया, एक चीज एकदम अच्छे से समझ आ जाना चाहिए आपको कि ये जो है, जो डॉर्सल ब्लड वेसल है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है, कलेक्टिंग है। ये आप कह सकते हो इसमें ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। ये ब्लड रिसीव करती है 14th ऑनवर्ड से, सब न्यूरल से और इंटेस्टाइन से। ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है 13th, मतलब आप कह सकते हो 13 सेगमेंट तक, ठीक है। और किसके थ्रू, ये लेटरल हार्ट के थ्रू और सुप्रा आइसोफेजियल हार्ट, लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट के थ्रू ये वेंट्रल ब्लड वेसल को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसी को कोई परेशानी यहां तक, एक बार देखिए क्या क्या बताया हमने, ऐसा ना हो कि भाई आपको लगे कि बताते चले जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है। अब चलिए, अब क्या है, अब आते हैं इसकी कहानी, वेंट्रल ब्लड वेसल। तो ये कलेक्टिंग भी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी है, ये भी कलेक्टिंग है और डिस्ट्रीब्यूटिंग है। कलेक्टिंग केवल एंटीरियर, आप कह सकते हो एंटीरियर 13 तक ये कलेक्टिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग था एंटीरियर 13 तक, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिंग है एंटीरियर 13 तक, और ये एंटीरियर 13 तक कलेक्टिंग है। कौन, वेंट्रल ब्लड वेसल। और ये डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है ब्लड, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी वॉल को और इंटेस्टाइन को, बॉडी वॉल को और इंटेस्टाइन को। बॉडी वॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया और गट को, बॉडी वॉल को और गट को। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग तो पूरा है, कलेक्टिंग एंटीरियर 13 तक है। कोई टेंशन नहीं भाई, दिखने में आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन कोई भी टेंशन नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे सब आ जाएगा। इसीलिए तो हमने डायग्राम बनाया है ना, कितना लिखाएंगे और कैसे लिखा के समझा पाएंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा, ये वाला देखिए, ये वाला, ये क्या है, लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल। ये 1 पेयर है, इंटेस्टाइन के दोनों तरफ है, इंटेस्टाइन के दोनों तरफ है। 13th सेगमेंट, ये एंटीरियर 13 तक ही है बस, और एंटीरियर 13 तक है, और उसके बाद ज्वाइन होके सब न्यूरल ब्लड वेसल बना लेती है। और सब न्यूरल ब्लड वेसल जब बना ली, और ये पूरे इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करती है,
इंटेस्टाइन से ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इंटेस्टाइन को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? वेंट्रल ब्लड वेसल। वेंट्रल ब्लड वेसल इंटेस्टाइन को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और इंटेस्टाइन से ब्लड रिसीव कौन कर रहा है? तो इंटेस्टाइन से ब्लड रिसीव कर रहा है ये जो इंटेस्टाइन से चिपका हुआ भाई, जो इंटेस्टाइन से चिपका हुआ है, जो इंटेस्टाइन से चिपका हुआ है वही ना इंटेस्टाइन से ब्लड रिसीव कर रहा है। और इंटेस्टाइन से ब्लड रिसीव करके, इंटेस्टाइन से ब्लड रिसीव करके सब न्यूरल को दे देता है, दोनों तरफ से ज्वाइन होके सब न्यूरल को दे दिया, और सब न्यूरल ने वापस से क्या किया? किसको दिया? सब न्यूरल ने वापस से किसको दिया भाई? डॉर्सल ब्लड वेसल को दिया। डॉर्सल ब्लड वेसल ने फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, है ना? समझ आ रहा है ना चीजें? तो ये हो गया। फिर आते हैं हम, तो ये सारे हो गए क्या? ये सारे हो गए लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल। एक बार फिर से बता दें लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल फिर से बता दे रहे हैं। अच्छा इसका कहां गया ये? हाँ हाँ ये जो है सुप्राइसोफेजियल, सुप्राइसोफेजियल है। सुप्राइसोफेजियल सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ये भी इंटेस्टाइन से ब्लड रिसीव करती है, और ब्लड रिसीव करके ये दे देती है किसको? ये दे देती है ब्लड इसको, लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट को। किसको दे देती है? लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट को। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है? ओके चलिए, अब ये आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा किसके बारे में? पूरा का पूरा लॉन्गिट्यूडनल। थोड़ा ये देखिए हम कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा नहीं रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ आए। और अब देखते हैं ध्यान से समझिए। अब हमने बताया कि ये लेटरल हार्ट है, अब तो ट्रांसवर्स में आते हैं, ट्रांसवर्स में समझते हैं। ट्रांसवर्स में क्या है? लेटरल हार्ट है, लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट है, और एंटीरियर लूप है। लेटरल हार्ट क्या कर रहा है? ये डॉर्सल ब्लड वेसल से ब्लड को वेंट्रल ब्लड वेसल को दे रहा है, और भाई लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट क्या कर रहा है? ये डॉर्सल ब्लड वेसल से और सुप्रा आइसोफेजियल ब्लड वेसल से ये ब्लड किसको दे रहा है? ये दे रहा है वेंट्रल को। ठीक है, कहां से? डॉर्सल ब्लड वेसल से, सुप्रा आइसोफेजियल ब्लड वेसल से ब्लड को किसको दे रहा है? वेंट्रल को दे रहा है। और इसके बाद एंटीरियर लूप क्या करता है? एंटीरियर लूप ये दोनों लेटरल आइसोफेजियल ब्लड वेसल से ब्लड कलेक्ट करके सुप्रा आइसोफेजियल को देता है। सब लिखवाएंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, लेटरल हार्ट क्या करता है? एंटीरियर लूप क्या करता है? ये दोनों लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल जो दोनों तरफ है उससे ब्लड कलेक्ट करके सुप्रा आइसोफेजियल को देता है। सुप्रा आइसोफेजियल अपना ब्लड इसको लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट को दे देता है, और लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट फिर किसको दे देता है? वेंट्रल हार्ट को देता है। तो इतना सारी चीज अगर हम एक बार फिर से बताएं तो शायद आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। सब कुछ भूल जाइए और एकदम ध्यान से देखिए। पहले एकदम ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है? दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, अर्थवर्म में। एक क्या है? एक है लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल और एक है ट्रांसवर्स ब्लड वेसल। लॉन्गिट्यूडनल में एक डॉर्सल ब्लड वेसल है, एक वेंट्रल ब्लड वेसल है, दो लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल है, एक इधर और एक इधर। एक सबसे छोटी ब्लड वेसल है सुप्रा आइसोफेजियल ब्लड वेसल, और उसके बाद दोनों लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल जो एक यहाँ दिख रही है, एक और है। ये दोनों 13th के बाद आप आपस में यूनाइट होके एक सब न्यूरल ब्लड वेसल बना लेती है जो कि 13th ऑनवर्ड होती है। तो सब न्यूरल आपसे पूछा जाए तो 13th ऑनवर्ड होती है, और लेट्रो आइसोफेजियल पूछा जाए तो 13 तक ही होती है। सुप्रा आइसोफेजियल सबसे छोटी होती है, देखिए सबसे छोटी है, ठीक है, और बाकी डॉर्सल और वेंट्रल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी होती है। ठीक, इज इट डन?
तो ये 5 तरीके के आप कह सकते हो क्या है, ये ट्रांसवर्स है। और फिर उसके बाद सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसवर्स में 2 पेयर लेटरल हर्ट है जो 7th और 9th में होता है। उसके बाद 2 पेयर एंटीरियर लूप है जो कि 10th और 11th में होता है। 2 पेयर लेट्रो आइसोफेजियल हर्ट है जो कि 12th और 13 में होता है, मतलब 1 पेयर 12वें में, 1 पेयर 13वें में। अब कुल मिला के आपको बस इतना ध्यान देना है कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एकदम अच्छे से अटेंटिव होके एक बार ध्यान से समझिए। जो डॉर्सल ब्लड वेसल है वही मेन हार्ट का काम करता है, ट्रू हार्ट का काम करता है। ट्रू हार्ट का मतलब ये बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर रहा है और बॉडी को पंप करने का भी काम ये कर रहा है इस हार्ट के द्वारा। तो आप कह सकते हो कि यही इसका ट्रू हार्ट है। ये सब न्यूरल ब्लड वेसल से और इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करता है और इसमें पोस्टीरियर टू एंटीरियर ब्लड फ्लो होता है और ये अपना ब्लड बस और बस किसको देता है, वेंट्रल ब्लड वेसल को देता है वाया 4 पेयर ऑफ हार्ट। कौन, 2 पेयर लेटरल हार्ट से और 2 पेयर लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट से। इज इट डन? उसके बाद जो वेंट्रल ब्लड वेसल है ये बॉडी वॉल को ब्लड देता है और इंटेस्टाइन को ब्लड दे दिया, तो पूरा बॉडी वॉल को भी मिल गया और इंटेस्टाइन को मिल गया। ठीक है, इसके बाद बचा क्या, ध्यान से देखना है, ध्यान से। तो ये भी भाई डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ये और कलेक्टिंग है। इसके बाद ये जो लेटरल आइसोफेजियल है जो कि 1 से लेके 13वें तक होता है, ये कहां से ब्लड रिसीव करता है और कहां ब्लड देता है। तो आपको पता है ये अपना जो ब्लड है ना, ये अपना ब्लड, प्लीज ये ब्लड रिसीव करता है किससे, गट से रिसीव करता है और देता किसको है, ये देता है ये क्या है, सुप्रा आइसोफेजियल को। तो ये रिसीव करता है गट से, मतलब इंटेस्टाइन से या गट से कह लो, और देता किसको है, सुप्रा आइसोफेजियल को देता है। ठीक है, और सुप्रा आइसोफेजियल क्या करता है, सुप्रा आइसोफेजियल भी गट से रिसीव करता है, देता किसको है, लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट को देता है। ठीक है, लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट को देता है। और बाकी ये सारा काम आप देखिए। एंटीरियर लूप क्या करता है, एंटीरियर लूप इन दोनों को, मतलब एंटीरियर लूप की ही हेल्प से हम कह सकते हैं लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल से ब्लड सुप्रा आइसोफेजियल ब्लड वेसल को मिलता है। यही तो है भाई इसका पूरा का पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और इससे ज्यादा आसान तरीके से हम नहीं समझा पाएंगे, और आप कहिए तो इसको हम लिख दें। ठीक है ना, इसको हम लिख देते हैं, सारा पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं इसको, और आपको एकदम अच्छे से फिर समझ आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉर्सल ब्लड वेसल acts as ट्रू हार्ट, यही ट्रू हार्ट का काम करता है। और इसमें हम कह दें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग भी है और कलेक्टिंग भी है, तो हम लिख दें डिस्ट्रीब्यूट एज वेल एज कलेक्ट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिंग कहां से कहां तक है, पहले तो हम देखें कलेक्ट कहां से करता है। आपकी माइंड में है ना, कहां से कलेक्ट करता है, सब फ्रॉम सब न्यूरल ब्लड वेसल and from dorso-intestinal commissures, dorso-intestinal मतलब इंटेस्टाइन से ले लिया। ठीक, और कलेक्टिंग कहां पे है, 14th ऑनवर्ड, 14वें सेगमेंट के बाद, ये 14वें सेगमेंट से ये कलेक्टिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कहां है, टिल 13th, केवल एंटीरियर 13 तक आप कह दो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है वाया किससे, लेटरल हार्ट। अरे सब आ रहा है ना दिमाग में, देखिए लेटरल हार्ट एंड लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट, लेटरल हार्ट एंड लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट।
टू किसको दिया? वेंट्रल ब्लड वेसल को। किसको दिया? वेंट्रल ब्लड वेसल को दिया। और इसमें आप कह सकते हो ब्लड फ्लो कहां से कहां होता है? फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। चलिए, तो एक हो गया डॉर्सल ब्लड वेसल। दूसरा आते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल। ये भी लॉन्गिट्यूडनल है। अब कहेंगे हम ये भी डिस्ट्रीब्यूटिंग और क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग भी है और कलेक्टिंग भी है। आप कहोगे ये कलेक्टिंग कहां है? फ्रॉम एंटीरियर 13, केवल एंटीरियर 13 तक ही कलेक्टिंग है वाया 4 पेयर हर्ट्स। 4 पेयर हर्ट से ये कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम डॉर्सल ब्लड वेसल। डॉर्सल ब्लड वेसल से 4 पेयर हर्ट के द्वारा, ये देखो ना, 4 पेयर हर्ट के द्वारा डॉर्सल ब्लड वेसल से ये ब्लड कलेक्ट करता है। तो एंटीरियर 13 तक ये कलेक्टिंग है और ये एंटीरियर 13 तक ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है। इज इट डन? और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कहां है? किसको किसको? थ्रू आउट द बॉडी। और उसमें भी किसको? बॉडी वॉल को और एलिमेंट्री कैनाल को। बॉडी वॉल को और एलिमेंट्री कैनाल को देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए हट जाए भाई, आपकी आज्ञा का पालन करना होगा हमें। आइए अब आगे क्या है? तीसरा, तीसरा क्या है? ध्यान से देखिए, सब न्यूरल कह दें, सब न्यूरल भी देख रहे हो आप? सब न्यूरल ब्लड वेसल आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है और रिसीव कहां से करता है। तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूट करता है और कलेक्ट करता है। तो कलेक्ट तो वही हो गया लेटरल आइसोफेजियल से ही, दोनों मिलके बनाएंगे फ्रॉम लेट्रो आइसोफेजियल। और डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है? टू डॉर्सल ब्लड वेसल। उसके बाद क्या है? लेट्रो आइसोफेजियल ब्लड वेसल। ये 1 है, ये 1 पेयर। ये कहां से कहां होती है? ये आप कह सकते हैं 14th ऑनवर्ड है, 14वें सेगमेंट से है ये 14th ऑनवर्ड, मतलब पूरा बॉडी तक। और ये कहां है? 1 पेयर एंटीरियर 13th सेगमेंट, टिल 13th कह लीजिए, टिल एंटीरियर 13th सेगमेंट तक ही है। 1 पेयर है तो आप कहेंगे अराउंड एलिमेंट्री कैनाल या बोथ साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बोथ साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ है एट 13th सेगमेंट, both unite to form a single
blood vessel called as subneural blood vessel, और ये सबन्यूरल बिलो वेंट्रल ब्लड वेसल है, वेंट्रल ब्लड वेसल के नीचे है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कहाँ है और कलेक्टिंग कहाँ है? तो ये जो लेट्रोआइसोफेजियल है, ये हमने अभी बताया था आपको कि ये ब्लड किस में देती है? लेट्रोआइसोफेजियल। एक मिनट, हाँ मतलब ये तो सुप्राआइसोफेजियल को ही देती है ब्लड ना, सुप्राआइसोफेजियल को देती है और रिसीव करती है इंटेस्टाइन से। हाँ ठीक है, तो हमने बताया भाई देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन किसको है, इसका डिस्ट्रीब्यूट किसको करती है बताइए? सुप्राआइसोफेजियल वाया एंटीरियर लूप, वाया एंटीरियर लूप, और कलेक्ट करती है फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक, इतनी बात समझ आ गई सबको? तो ये लेट्रोआइसोफेजियल है। तो ये 5 तरीके, और जो सुप्राआइसोफेजियल है, सुप्राआइसोफेजियल यही लिख दे, 5वां सुप्राआइसोफेजियल, ये भी सिंगल है, सबसे स्मॉलेस्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये डिस्ट्रीब्यूट किसको करती है जल्दी से बताइए? अभी बताया था, ये लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट को देती है ब्लड। देखिए जरा ध्यान से, ये लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट को देती है और वापस से वो वेंट्रल के पास चला जाता है। तो लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट कुल मिला के ये वेंट्रल ब्लड वेसल को, क्योंकि इससे तो वेंट्रल में ही जाएगा ना, तो कुल मिला के वेंट्रल ब्लड वेसल को ब्लड देती है और कलेक्ट करती है फ्रॉम इंटेस्टाइन, मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो ये 5 तरीके के हो गए क्या? ये 5 तरीके के हो गए। अब इसी को लिखना भी है, और बाकी क्या लिखना है? बाकी आपको पता है कि जो मतलब ट्रांसवर्स ब्लड वेसल है, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल है, उनके बारे में भी आपको पता है। तो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल एक बार देख लें, चलिए ध्यान से देखिए। एक तो मतलब छठवां हो गया आपका एक लैटरल हार्ट, तो ये रिसीव करता है ब्लड किससे? डॉर्सल ब्लड वेसल से वेंट्रल ब्लड वेसल को। तो ये डॉर्सल ब्लड वेसल से ये वेंट्रल ब्लड वेसल को देता है, ठीक है, डॉर्सल से वेंट्रल को देता है। 7वां क्या है? ये कितना है? 2 पेयर्स है, इतना याद रखिएगा, 2 पेयर्स है, और सेगमेंट का नंबर भी लिख देना है 7th और 9th में, 7th और 9th। फिर उसके बाद क्या है? लेट्रो आइसोफेजियल हार्ट। देखिए इसी नाम का, लेट्रो आइसोफेजियल नाम का एक ब्लड वेसल भी है जो कि पेयर्ड है, ठीक है, ये हार्ट भी है। ये भी डॉर्सल ब्लड, ये कहां से ब्लड? ये एक्चुअली 2 जगह से ब्लड रिसीव करता है, 2 जगह से ब्लड रिसीव करता है। ये 2 पेयर है, 2 पेयर्स है। सेगमेंट का नाम क्या है? 12th और 13। तो ये रिसीव करता है ब्लड कहां से? 2 जगह से, एक तो फ्रॉम सुप्राआइसोफेजियल, और सुप्राआइसोफेजियल कहां से रिसीव करता है? लेट्रोआइसोफेजियल से, और एक फ्रॉम डॉर्सल ब्लड वेसल। और ये पंप किस में करता है? इन वेंट्रल ब्लड वेसल। एकदम रट जाना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए। जैसे हम बिना, भाई हम तो वैसे भी बिना देखे भी पढ़ाते हैं हर चीज, तो आपको तो एकदम रट जाना चाहिए। एंटीरियर लूप्स, एंटीरियर लूप्स ये भी 2 पेयर है, 2 पेयर्स है, और इसका एक ही काम है भाई। कहां कहां है? 10th और 11th में है, और इसका एक ही काम है
रिसीव ब्लड मतलब सॉरी रिसीव कहां से करती है, रिसीव ब्लड फ्रॉम लेट्रोआइसोफेजियल blood vessel and donate it to lateroesophageal heart. ठीक, तो मतलब कुल मिला के लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट से फिर वेंट्रल में ही आना है, वेंट्रल ब्लड वेसल में। क्या बताइए, सर तो नहीं दुखा दिया ना हमने आपका, है ना? हमें लग रहा है कि सब कह भी रहे होंगे क्या कर रहे हो मैडम, है ना? तो एक बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार हम सोच रहे हैं कि फिर से बता ही दे, है ना? जिसको भाई नहीं देखना होगा वो क्या करेगा, स्किप कर देगा, स्किप इन द सेंस कि भगा देगा। ठीक है, चलिए एकदम ध्यान से और अटेंटिव एकदम। इससे तो अगर इसका क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो हम अपना सर दीवार में मार लेंगे। ठीक, ओके, ये देखिए हमने क्या बताया क्योंकि इससे ज्यादा हम अब इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। हमने कहा दो तरीके के ब्लड वेसल हैं, ट्रांसवर्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसवर्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल में एक डॉर्सल ब्लड वेसल है, एक वेंट्रल ब्लड वेसल है, दो लेट्रोआइसोफेजियल ब्लड वेसल है, इंटेस्ट मतलब आप कह सकते हो गट के चारों तरफ दोनों तरफ, और एक सुप्राआइसोफेजियल ब्लड वेसल है, और दोनों लेट्रोआइसोफेजियल ब्लड वेसल मिलके 14 सेगमेंट ऑनवर्ड आप कह सकते हो सब न्यूरल ब्लड वेसल बनाते हैं। ये 14वें से आगे तक है और ये बस 13वें तक है। ठीक है ना, सबसे छोटी यही है सुप्राआइसोफेजियल। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स में क्या है, दो पेयर लेटरल हार्ट है, दो पेयर लेटरल आइसोफेजियल हार्ट है, और उसके बाद दो पेयर एंटीरियर लूप है। ठीक है, अब सीधे बात देखिए, ये जो है डॉर्सल ब्लड वेसल सबसे ट्रू हार्ट का काम करता है, इसमें ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर फ्लो करता है, और ब्लड ये सब न्यूरल ब्लड वेसल से रिसीव करता है और इंटेस्टाइन से रिसीव करता है, और उसके बाद 4 पेयर हार्ट से ये वेंट्रल ब्लड वेसल को ब्लड दे देता है। वेंट्रल वाला ब्लड रिसीव कहां से करता है, तो ये डॉर्सल से रिसीव करता है और देता किसको है, बॉडी वॉल को देता है और इंटेस्टाइन को देता है। लेट्रोआइसोफेजियल ब्लड वेसल रिसीव कहां से करता है, इंटेस्टाइन से करता है, और ये देता किसको है, सुप्राआइसोफेजियल ब्लड वेसल को देता है वाया एंटीरियर लूप्स। ठीक है ना, हो गई कहानी खत्म, इसमें इतना ही है। और उसके बाद अब आते हैं हम इसमें ट्रांसवर्स में, तो सीधी सी बात है, लेटरल हार्ट डॉर्सल से वेंट्रल को देता है, डॉर्सल से वेंट्रल को देता है। ठीक है, और लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट क्या करता है, ये रिसीव कहां से, ये दो जगह से रिसीव करता है, एक तो ये सुप्राआइसोफेजियल से रिसीव करता है, एक डॉर्सल से रिसीव करता है, और ये देता किसको है, वेंट्रल को देता है। एंटीरियर लूप्स क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं लेट्रोआइसोफेजियल ब्लड वेसल से, ब्लड को रिसीव करते हैं और देते किसको है, ये देते किसको है, तो ये भी यहाँ पे हमने लिखा है, ये भी ब्लड जो है ना इसी को देते हैं। किसको ब्लड देते हैं, डॉर्सल ब्लड लेट्रोआइसोफेजियल हार्ट को देते हैं। ठीक, तो बस यही कहानी है पूरा इसका। इसमें अब कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम जो आगे पढ़ाने वाले हैं वो है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। कभी कभी इसी में ब्लड वस्कुलर सिस्टम में कुछ ब्लड और ब्लड ग्लैंड्स और कुछ लिम्फ ग्लैंड पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर में हम लिख दे रहे हैं, कुछ ब्लड ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, कुछ ब्लड ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। और ब्लड ग्लैंड का काम क्या है भाई, ये ब्लड सेल्स बनाते हैं एक तरीके से आप कह लो। ठीक है, ये मतलब कुछ अमीबोसाइट सेल्स बनाते हैं, ये 4, 5 और 6वें सेगमेंट में होते हैं। और कुछ लिम्फ ग्लैंड होते हैं, लिम्फ ग्लैंड भी होते हैं, तो याद रखना लिम्फ ग्लैंड 1 पेयर ईच सेगमेंट में होते हैं, फ्रॉम 26 ऑनवर्ड होते हैं, फ्रॉम 26 ऑनवर्ड मतलब 26 के बाद हर एक पेयर में होंगे, हर एक सेगमेंट में होंगे, 26 से लेके 26 ऑनवर्ड का मतलब 26 के बाद नहीं, 26 से। ठीक है ना, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट अराउंड इंटेस्टाइन। तो ये ब्लड ग्लैंड और लिम्फ ग्लैंड, ब्लड ग्लैंड और लिम्फ ग्लैंड। ठीक, कोई टेंशन यहां तक?
सेगमेंट का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखिए एनिलिडा आर्थ्रोपोडा पढ़ना इतना आसान भी नहीं है ना। क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा से। अगर आप लोअर की बात करें तो लोअर इन द सेंस की इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो क्वेश्चंस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा से जो आते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तो ये हो गया इसका पूरा ब्लड वस्कुलर सिस्टम, 1 घंटे ले लिया हमारे ख्याल से। लेकिन जो भी पढ़ा हमने सॉलिड पढ़ा, कोई एग्जामिनर यहां से किसी तरीके का क्वेश्चन फंसा नहीं सकता आपको, ठीक है। किसी भी तरीके के क्वेश्चन से आपको फंसा नहीं सकता। आगे चलते हैं हम। अब क्या आगे चलते हैं इसके हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो भाई एक बार इसका फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में किससे होता है? वाया नेफ्रिडिया, बताया था हमने आपको। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रॉन की तरह। अब देखते हैं ये नेफ्रिडिया कैसा है। 3 तरीके के नेफ्रिडिया होते हैं इसकी बॉडी में, 3 तरीके के नेफ्रिडिया होते हैं, तो पहले समझ लें। एक होता है फेरेंजियल नेफ्रिडिया, एक होता है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, और एक होता है सेप्टल नेफ्रिडिया। 3 तरीके के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म में। अब सवाल ये है कि बस हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये एंटेरोनेफ्रिक टाइप, पहले अगर लिख रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि बिना बताए तो हम जाएंगे नहीं। ये भी एंटेरोनेफ्रिक टाइप पूछा जाता है कि कौन कौन एंटेरोनेफ्रिक टाइप, और ये एक्सोनेफ्रिक टाइप। एक्सोनेफ्रिक टाइप, एंटेरो और एक्सोनेफ्रिक। एक्सोनेफ्रिक का मतलब नेफ्रिडियो पोर्स प्रेजेंट, नेफ्रिडियो पोर्स एब्सेंट, नेफ्रिडियो पोर्स एब्सेंट। एंटेरोनेफ्रिक टाइप का मतलब पोर्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल इनटू एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री से एंटेरिक वर्ड किससे रिलेटेड भाई? एंटेरिक का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। एक्सोनेफ्रिक का मतलब पोर्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल आउट ऑफ बॉडी, डायरेक्टली आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर, क्योंकि इसके पास ये पोर प्रेजेंट है, नेफ्रिडियो पोर्स प्रेजेंट है। और हमने यही टाइप का नेफ्रिडियो पोर्स आपको बताया था कि फर्स्ट एंटीरियर 6 सेगमेंट को छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट में इसके नंबर 200 से 250 होते हैं। नेफ्रिडियो पोर्स के नंबर 200 से 250 होते हैं, एक्सेप्ट एंटीरियर फर्स्ट 6। किसी किसी बुक में एंटीरियर फर्स्ट 3 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं एंटीरियर फर्स्ट 6 मान के चल रहे हैं। और उसके बाद लेकिन क्लाइटेलर रीजन में इसका नंबर हमने कहा था नेफ्रिडियो पोर के नंबर 10 गुना ज्यादा होते हैं, मतलब 2000 से 2500 होते हैं, जिसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। याद आ रहा है? बताया था हमने आपको। और यहां पे भी पोर, एक्सक्रीटरी मटेरियल
इनटू एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा क्यों भाई, क्या जरूरत है इनको एक्सक्रीटरी मटेरियल को एलिमेंट्री कैनाल में डालने की? ठीक है, एंटेरोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया इज द एडाप्टेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी, ताकि बॉडी के अंदर वाटर कंजर्वेशन बना रहे। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए ये क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को डायरेक्टली किसमें डालते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में डाल देते हैं। दिस इज द एडाप्टेशन फॉर द वाटर कंजर्वेशन, एडाप्टेशन फॉर द वाटर कंजर्वेशन। अब देखिए जरा ध्यान से देखते हैं इसको, ये कहां होता है, ये होता है जिसमें ब्लड ग्लैंड पाई जाती है, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में। वेरी वेरी IMP नोट कर लीजिए। और इन्हीं सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड भी पाई जाती हैं। देखिए अभी अभी बताया था ब्लड ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, 4th, 5th, 6th सेगमेंट में, उसी में फेरेंजियल नेफ्रिडिया पाई जाती है। और ये याद रखना, ये एलिमेंट्री कैनाल में तो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को पोर करती हैं, वो भी कहाँ पे, पोर एक्सक्रीटरी मटेरियल इनटू बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो आप याद रखना ऐसा कौन सा नेफ्रिडिया है आपसे पूछा जाएगा जो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल एंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में पोर करता है, तो वो फेरेंजियल है। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सेप्टल नेफ्रिडिया। आपको बता दें कि ये 15th ऑनवर्ड होते हैं, 15th ऑनवर्ड्स होते हैं, बोथ साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बोथ साइड ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं, बोथ साइड ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं। सेप्टा जो होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं, भाई सेप्टा है उस पर प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऐसे। और 80 to 100 पर सेगमेंट होते हैं, 80 to 100 पर सेगमेंट होते हैं। और पोर्स देयर एक्सक्रीटरी मटेरियल इनटू इंटेस्टाइन, मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू इंटेस्टाइन। भाई रिक्वेस्ट करने वालों नाराज मत होइएगा, हम साइड हटने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि जो आदतें होती हैं वो जल्दी सुधरती नहीं है। और हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आप बार बार कह रहे हो तो ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बारे में क्या बताया था हमने, इसके बारे में बताया था हमने ना कि ये कहाँ होती हैं, इन बॉडी वॉल, बॉडी वॉल में लगी होती हैं। जैसे बॉडी वॉल है ना उसमें होती हैं, वी शेप्ड होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं, 200 to 250 पर सेगमेंट होती हैं, एक्सेप्ट एंटीरियर 6, एंटीरियर 6 सेगमेंट तक ये नहीं होती हैं। और 2000 to 250, 2000 to 2500 इन क्लाइटेलर रीजन बताया था, इन क्लाइटेलर रीजन। अब इसका अगर हम डायग्राम बना दें तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। चलिए डायग्राम बनाते, तो आप याद रखना ये दो, पहला और तीसरा एंटेरोनेफ्रिक, क्योंकि ये अपने जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल में पोर करते हैं। और उसके बाद ये जो है एक्सोनेफ्रिक है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे इसका एक छोटा सा डायग्राम बना दें। मान लीजिए ये अर्थवर्म बना दिया हमने, समझिए बस भाई, समझने के लिए बना रहे हैं ये, या सब हटाइए, सब हटाइए। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस,
गीजर्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन। हो गया? ठीक। उसके बाद सपोज करिए सेगमेंट नंबर 1, 2, 3 सेगमेंट बना रहे हैं, 3, 4, 5, ये 5वां सेगमेंट। तो ये 4, 5, 6 सेगमेंट मान के चल रहे हैं। चौथे, 5वें, 6वें सेगमेंट में ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। कौन? फेरिंजियल। कौन? फेरिंजियल। और यहां से एक डक्ट निकली है, ये डक्ट निकली है, ये अपने, ये जो डक्ट निकली है ना, ये डक्ट डायरेक्टली अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को फेरिंग्स में पोर कर रही है। और जो छठवीं वाली है, छठवीं वाली बक्कल कैविटी में पोर करती है। तो ऐसे अगर इतना डिटेल हमने आपको बता दिया, इतना डिटेल हमने बता दिया, लेकिन बस इतना ही याद रखिए कि चौथे, 5वें, 6वें में होती हैं और ये एक डक्ट के द्वारा अपना जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में पोर करती हैं। तो आप इतना भी देख लीजिए, ये इसका बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में कौन पोर करता है? तो बक्कल कैविटी में 6वें से आती है। बाकी फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स में, फेरिंग ये आप कह सकते हैं वाया 6th और यहाँ वाया 4th एंड 5th। ठीक। फिर आते हैं, सेगमेंट बनाते चले जाइए। हम डायग्राम से इसलिए समझा रहे हैं कि अगर इस पे थोड़ी मेहनत की जा रही है तो सारी चीजें आपको समझ आ जाए। ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में ये जो सेप्टा है, ध्यान से समझिए, ये सेप्टल नेफ्रिडिया, ये सॉरी सेप्टल नेफ्रिडिया इस तरीके से लगी होती है और इसी डक्ट से ये इंटेस्टाइन में पोर कर देती है। तो सेप्टल नेफ्रिडिया भी एंटेरोनेफ्रिक टाइप की है। हर सेगमेंट में 80 से 100 होते हैं, दोनों तरफ लगे होते हैं। और ये भी एंटेरो, और ये अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल एलिमेंट्री कैनाल के पोस्टीरियर पार्ट में, ये एंटीरियर। और जो क्या कह रहे हैं, ये है क्या, ये वी शेप्ड के पूरे बॉडी वॉल में लगे होते हैं, हर सेगमेंट में होते हैं एक्सेप्ट 6 को छोड़ दीजिए। वी शेप्ड के होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, बॉडी वॉल में होते हैं। इनमें पोर होते हैं, जो बॉडी, जैसे बॉडी वॉल ये है ना, तो बॉडी वॉल में ऐसे पोर होंगे हर में 200 से 250, जिसको हम क्या कहेंगे, नेफ्रिडियो पोर कहेंगे। और ये डायरेक्टली बॉडी से बाहर, डायरेक्टली बॉडी से बाहर। पूरा 6th ऑन, 14वें, 15वें, 16वें में इसके नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। आवाज आ रही है ना, तो भूल ही जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। ये हो गया इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इसको नहीं बना रहे, सेगमेंट आप समझ लीजिए। और ये हो गया सेप्टल नेफ्रिडिया, और ये हो गया फेरिंजियल नेफ्रिडिया। भूलेंगे क्या कभी इसको? अर्थवर्म आपके सपने में आएगा, बता दे रहे हैं। एंटेरोनेफ्रिक टाइप, एक्सोनेफ्रिक टाइप, और ये एंटेरोनेफ्रिक टाइप। ठीक है, बस यही है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। बाकी आपको पता है इसकी फिजियोलॉजी क्या है। इसकी फिजियोलॉजी सीधे सीधे ये है
कि जो डायरेक्टली बॉडी से बाहर चला गया वो तो बाहर चला गया, लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल में है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से सिलोमिक फ्लूइड में जाएगा, सिलोमिक फ्लूइड में क्लोरागोगन सेल है, क्लोरागोगन सेल क्या करेंगी वो आपको पता है, देखिए क्लोरागोगन सेल क्या करती हैं, वो डीएमिनेशन करती हैं, यूरिया फॉर्मेशन करती हैं। क्लोरागोगन सेल से सिलोमिक फ्लूइड से आप कह सकते हो यहाँ पे क्या है ये हाँ सिलोमिक फ्लूइड है, और आप कह सकते हो ये एलिमेंट्री कैनाल में आएगा सिलोमिक फ्लूइड से और ये फिर बाहर चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। और ये जो है सेप्टल नेफ्रिडिया, ये तो ऑलरेडी बॉडी इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, ये ऑलरेडी जो है ना बॉडी से बाहर निकाल देते हैं वाया 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 नेफ्रिडियोपोर। ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं। बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ठीक है, इज इट डन? कोई टेंशन नहीं यहां तक? बस अब इसके बाद बचा, और ये कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं एक्सक्रीशन के मामले में हमने बताया था, ये अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया रिमूव करते हैं जनरली। क्लियर है ना यहां तक? अब आगे चलते हैं। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे नहीं, बस यहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां कहां होता है? और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां कहां होता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें पहला क्या है? टेस्टिस, जो कि 2 पेयर होता है, हमेशा याद रखिएगा। याद है कि नहीं? टीनिया में टेस्टिस स्टार्ट हुआ था, टीनिया में कितना था? न्यूमरस था, स्फेरिकल था। ठीक है, और इसके बाद फैसियोला में ब्रांच था, 2 ही था। फिर आप आ जाइए एस्केरिस में, तो एस्केरिस में आपको केवल एक ही टेस्टिस देखने को मिलता था, और यहाँ पे अर्थवर्म में 2 पेयर टेस्टिस है। कितना है? 2 पेयर टेस्टिस है। ठीक है, और किसमें होता है? 10th और 11th, 10th में और 11th में होता है। 10th में 1 पेयर होता है, 11th में 1 पेयर होता है। ओके, फिर आते हैं हम सेमिनल वेसिकल पे। इसके बाद सेमिनल वेसिकल, ये 1 पेयर होता है। कितना होता है? 1 पेयर, 1 पेयर, और 11th और 12th में होता है। मतलब एक 11th में होता है और एक 12th में होता है। ये 2 पेयर है, 1 पेयर 10th में, 1 पेयर 11th में होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा लंबा होता है, ये भी 1 पेयर होता है, 1 पेयर, और 17th से लेके 20th तक होता है। देखिए जो डैश दिया है मतलब यहां से लेके यहां तक, ये कॉमा है मतलब इसमें और इसमें। ठीक, फिर चौथा क्या है? मेल जेनाइटल पोर, ये तो आपको याद होगा, 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है, 18th में होता है, बताया था। ठीक है, बताया भी था। और मेल जेनाइटल पेपिली, मेल जेनाइटल पेपिली, ये भी बताया था आपको। मेल जेनाइटल पेपिली कितना होते हैं? ये भी बताया था आपको कि ये 17th और 19th में होते हैं। 17th और 19th स्टार्टिंग में ही लिखा था हमने। अब इसके बाद फीमेल ऑर्गन देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी 1 पेयर, 1 पेयर 13th में होता है। इसके बाद फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर 14th में होता है, सिंगल होता है, सिंगल पोर, सिंगल, पेयर में नहीं होता। मिड वेंट्रल बताया था हमने आपको। और उसके बाद
स्पर्मेथिकल पोर, याद करिए स्टार्टिंग में ही बता दिया था। स्पर्मेथिकल पोर कितना होता है? 4 पेयर्स होते हैं जो कपुलेशन के बाद स्पर्म को स्टोर करने का काम करते हैं। क्रॉस कपुलेशन होता है और किसमें होता है? इंटरसेगमेंटल ग्रुप में होता है। इंटरसेगमेंटल ग्रुप में होता है और कितना होता है? 5 to 6 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 टेम्परेरी, या हम कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म आफ्टर कपुलेशन। बस आज के लेक्चर में यही, क्योंकि बचा भी क्या है? बस और बस इसका नर्वस सिस्टम बचा हुआ है, तो इसका नर्वस सिस्टम बस कल नेरी से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में यही, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन से यहाँ से अगर आने होंगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है और इसका ये आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये नेफ्रिडिया वगैरह कैसे होते हैं, और उसके बाद और इसका ये जो महान है, ये तो आपको पता ही है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके।